हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ट्रिक आई एम विद एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास के आधुनिक पहलुओं, मुगल काल, ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वतंत्रता आंदोलन एवं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के विषय संदर्भ में। इनमें सबसे पहले हम व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों, 1866 ईस्वी में महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ। जी के गोखले भी इनका नाम आता है और कांग्रेस के नरम दल के ये नेता थे। 1889 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन से राजनीति में इन्होंने प्रवेश किया। महात्मा गांधी जी के ये राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इनको बुलाया था और वहाँ गए भी थे। वे इनको अपना गुरु मानते थे। 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज का गठन किया था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 का जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता करने का गौरव भी इन्हें प्राप्त था। भारत में शिक्षा के अधिकार हेतु इन्होंने पहल की। किन्होंने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसके बाद हम दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ेंगे। महाराष्ट्र में ही एक पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ। भारत के वयोवृद्ध अर्थात बूढ़े पुरुष, वर्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत, यानी अंग्रेज भारत से किस प्रकार धन अपने देश में इंग्लैंड में ले जाते थे, उनके बारे में इन्होंने वेल्थ ड्रेन थ्योरी, ये धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था सबसे पहले। तब पता चला था कि कैसे अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं। ब्रिटिश संसद की हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले ये प्रथम भारतीय थे, जो 3 बार चुने गए, 1886, 1893 और 1906 में। इन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी थी। उसी में ये ड्रेन थ्योरी वाला सिद्धांत दिया था। भारतीय राजनीति एवं अर्थशास्त्र के पिता माने जाते हैं दोस्तों ये। लंदन में, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, वहाँ इन्होंने एक तो इंडियन एसोसिएशन और एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दोनों अलग अलग याद रखना। इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इनकी स्थापना कहाँ की थी? लंदन में। इनके बाद हम ए.ओ. अयूम के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय संघ के संस्थापक थे। अध्यक्ष नहीं, सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय संघ के संस्थापक थे। 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी, उसके संस्थापक थे। और कांग्रेस के जनक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव और सर्वाधिक समय तक सचिव रहने वाले 1885 से लेकर 1906 ईस्वी तक, कितने वर्ष हो गए? आप गणित में शायद होशियार है, मेरे से जोड़ लो। मैंने यहाँ शब्द बोला था 1884, सही है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में हुई और उनका प्रथम अधिवेशन 1885 में 28 दिसंबर को मुंबई में हुआ था। तो ये प्रथम सचिव थे और लगातार 1906 तक सचिव पद पर रहे थे राष्ट्रीय कांग्रेस के। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी उदारवादी नेता थे, नरम दल से संबंधित थे, कांग्रेस के उदारवादी नेता। 1876 में इन्होंने क्या किया? कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ये हमें पता है, समुद्र पार व्यापार से लाभ कमाना। ये सिर्फ एक व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ आए थे। अगला बिंदु हम लेते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ये सिद्ध कॉन्सेप्ट प्रश्न में पूछते हैं। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर मुस्लिम लीग और
ईस्ट इंडिया राष्ट्रीय कांग्रेस, इनमें हमेशा लड़ाई चलती थी। तो मुस्लिम लीग अलग होना चाहते थे, पाक को अलग करना चाहते थे, जबकि महात्मा गांधी और अन्य महान नेता थे, बड़े दिग्गज नेता थे, वो विभाजन के खिलाफ थे। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के थे, वो पाक को अलग करना चाहते थे। और अंत में 1945-46 के आते उन्होंने ये समझ लिया कि अब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे और भारत को विभाजित नहीं करेंगे, अर्थात पाक अलग नहीं होगा। तब उन्होंने सोचा कि अंग्रेज हैं, इनके होते हुए अगर कोई ऐसी घटना करें ताकि विभाजन के लिए ये मजबूर हो जाएं, तो उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है, अर्थात मारो काटो, हिंदुओं को मौत के घाट उतार दो, जहाँ भी दिखें, जैसे भी दिखें, ताकि ये तंग आकर हमें अलग राष्ट्र पाक सुपुर्द कर दें। तो इसी के लिए उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस निर्धारित की थी 16 अगस्त 1946 को, मारकाट करने के लिए। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे, जिसने साम्राज्य विस्तार के लिए भारत में हड़प की नीति अपनाई। अनेक रियासतें थी, उनको अपने अंडर में लाने के लिए इन्होंने हड़प की नीति, इसमें चाहे किसी भी यान के प्रकार कोई भी तरीका हो, वो हड़प लेते थे, वहाँ के शासक को निर्वासित कर देते थे। तो इसी क्रम में डलहौजी ने ये हड़प की नीति अपनाई। तो पहले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अवध को जब हड़पा, तब जनता को समझ में आ गया कि अब अंग्रेज़ों की नीति सही नहीं है। कई राजा महाराजे भी इनके खिलाफ होने शुरू हो गए। कानपुर में और झांसी में अन्य भी गोद निषेध के लिए भी, गोद लिया हुआ अगर कोई पुत्र है, उसको भी इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो नीति अपनाई, ये 1856 में हालांकि चले गए थे लॉर्ड डलहौजी, लेकिन जो 1857 की क्रांति हुई, उनके बीज आरोपित डलहौजी ने कर ही दिए थे। हालांकि डलहौजी ने कई अच्छे काम भी किए, लेकिन जो इनकी हड़प की नीति थी, ये बहुत ही खतरनाक साबित हुई। और 1857 में भारत में एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। अपनी इसी नीति के तहत डलहौजी ने अवध के लिए कहा था। अवध उस समय बहुत ही समृद्धशाली क्षेत्र था, राज्य था। तो उसके लिए डलहौजी ने शब्द बोले थे, क्या कि ये फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, अर्थात ये अवध है, ये हमारे कंट्रोल में होगा और इसकी समृद्धि है, इसको हम आराम से खाएंगे। तो जिस प्रकार फल को खाते हैं, उसी प्रकार ये समृद्धि है अवध की, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके या जैसे भी है हड़पेंगे। ये किसके लिए कहा था? अवध के लिए। प्रश्न आया हुआ है। ये 1857 की क्रांति के विषय में एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक नहीं है, चित्र बनाया था, द रिलीफ ऑफ लखनऊ। द रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाया था किसने? जॉन्स बारकर ने। इनके बाद एक और व्यक्तित्व आते हैं, महिला, ताराबाई शिंदे। सत्यशोधक समाज, महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम भी आपने सुना होगा। ताराबाई शिंदे सत्यशोधक समाज की संस्थापक सदस्य रही थी। ये प्रसिद्ध क्यों हुई? पितृसत्ता और जाति प्रथा की घोर विरोधी थी। पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं जहाँ माता को कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, महिला को तवज्जो नहीं दी जाती है, तथा जाति प्रथा जिसमें समाज में जाति व्यवस्था होती है,
उच्च जाति निम्न जाति वालों को कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो इस प्रकार पितृसत्ता और जाति प्रथा है इनकी घोर विरोधी थी। कौन? ताराबाई शिंदे। 1882 ईस्वी में मराठी में इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक एक पंपलेट प्रकाशित किया था और उसमें क्या लिखा था? महिलाओं के प्रति रूढ़िवाद का विरोध किया गया। किसके द्वारा? ताराबाई शिंदे के द्वारा। आगे वीर शैलिंगम पंतुलु। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बता रहे हैं, तो ये व्यक्तित्व है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेना है इनके बारे में, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। प्रश्न बस यहीं से आएंगे अगर आएंगे तो। वीर शैलिंगम पंतुलु तेलुगु में पुनर्जागरण के पिता किनको कहा जाता है? वीर शैलिंगम पंतुलु को। राजमुंद्री में इन्होंने ब्रह्म का मंदिर बनवाया, बस ये याद रख लो। वीर शैलिंगम पंतुलु कहाँ के थे? ये तेलुगु आंध्र प्रदेश वाला इलाका वहाँ के। और राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, राजमुंद्री कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। वहाँ पर इन्होंने क्या किया? ब्रह्म मंदिर बनवाया। इसी क्रम में रस सुंदरी देवी, रस सुंदरी देवी नाम देखो कितना प्यारा नाम है। इसी प्रकार से जितना प्यारा नाम है, इसी नाम के अनुसार ही इन्होंने शिक्षा अर्जित की थी, यानी रसोई में छिप छिप कर, क्योंकि पढ़ने नहीं देते थे, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो ये रसोई में जब काम करते थे वो छिप छिप कर पढ़ती थी। पूर्वी बंगाल की थी ये, एक रूढ़ी परिवार की बहू। रूढ़िवादी परिवार था जहाँ महिला को पढ़ने नहीं दिया जाता, उसी परिवार में रहकर ये पढ़ी। आज तो देखो कितनी सुविधाएं हैं, फिर भी पढ़ने में हम कितनी आनाकानी करते हैं। लेकिन ऐसी महिलाएं भी, ये हमारे आदर्श मान ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कितने महान लोग थे वो। 1876 ईस्वी में इन्होंने अमार जीवन, अमार शब्द बंगला भाषा का है, तो ये आत्मकथा लिखी थी इन्होंने। 1876 में अमार जीवन नामक अपनी आत्मकथा लिखी। यह बंगाली भाषा में लिखी हुई किसी भारतीय महिला की पहली आत्मकथा थी। आगे कैलाशवासिनी देवी। बंगाली महिलाएं, बंगाल का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि उस समय बंगाल बहुत ही समृद्धशाली हुआ करता था। वहाँ बहुत बड़े बड़े दार्शनिक वगैरह वगैरह बिहार बंगाल वाले इलाके में हुए थे। तो वहाँ शिक्षा उत्तर भारत से पहले आई थी। ये बंगाली महिला जिसने रूढ़िवादी समाज में घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाने वाली महिलाओं के अनुभवों को 1860 में लिखा। किन्होंने लिखा? कैलाशवासिनी देवी है इन्होंने। रोकैया शेखावत, ये सुल्ताना थी, बंगाली लेखिका, शिक्षाविद और नारीवादी विचारक। 1926 में एक सम्मेलन हुआ था, बंग महिला शिक्षा सम्मेलन। बंग अर्थात बंगाल की महिलाओं का शिक्षा सम्मेलन हुआ था, उसको संबोधित करने का अवसर रोकैया शेखावत को मिला था। उसमें संबोधित करते हुए इन्होंने महिलाओं को पढ़ने से रोकने के लिए, क्योंकि महिलाएं पढ़ना चाहते हैं लेकिन पुरुष वर्ग ये उनको पढ़ने नहीं देता है, तो उनको रोकने के लिए पुरुषों की निंदा की। इनकी रचनाएं हैं पिपासा, मोतीचूर सुल्ताना ड्रीम। ये अलग है, पिपासा मोतीचूर अलग है ये, और सुल्ताना ड्रीम ये इन्होंने पुस्तकें लिखी थी। पंडिता रमाबाई 1880 के दशक में उच्च जाति की महिलाओं, क्योंकि पंडिता रमाबाई ये उच्च जाति की थी, और उच्च जाति की महिलाओं की दयनीय दशा देखकर उनके बारे में इसने लिखा था। द हाई कास्ट हिंदू वुमन इनकी प्रसिद्ध रचना। ये अमेरिका
भी पढ़ने के लिए गई थी। ये विधवा भी थी, इनका फिर पुनर्विवाह भी हुआ था। तो पंडिता रमाबाई का जीवन अलग से कभी पढ़ेंगे हम, लेकिन मुख्य इनकी पुस्तक कौन सी थी? द हाई कास्ट हिंदू वुमन। ये पुस्तक बहुत बार आती है पेपरों में, तो ये याद रखना। बंकिम चंद्र चटर्जी, कौन वाकिफ नहीं है इनसे? 15 अगस्त 26 जनवरी जब मनाते हैं, कोई भी राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, तो इनकी पंक्तियाँ हमारे दिमाग में आती हैं। प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से बीए की डिग्री हासिल करने वाले प्रथम भारतीय थे। वंदे मातरम 1874 में लिखा था, वंदे मातरम गीत। बाद में आनंद मठ में इसे शामिल किया, पहले नहीं, 1874 में पहले वंदे मातरम लिख दिया था, लेकिन आनंद मठ बहुत बाद में लिखा गया और आनंद मठ में बाद में शामिल किया। 1838 में ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। दुर्गेश नंदिनी इन्होंने 1885 में लिखी, तथा आनंद मठ उपन्यास है, ये सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह हुआ था उस समय बंगाल में। उस सन्यासी विद्रोह में किस प्रकार की घटनाएं घटी, उन्हीं को केंद्रित रखते हुए ये आनंद मठ लिखा गया और इस आनंद मठ में फिर वंदे मातरम को जोड़ा गया। 1872 में साहित्यिक पत्र बंग दर्शन की शुरुआत की किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास और कौन कौन से हैं? कपाल कुंडला, इनके बारे में बहुत बार पूछते हैं, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रख लेते हैं। कंपाल कुंडला, मृणालिनी, कपाल कुंडला, मृणालिनी, चंद्रशेखर, देवी चौधरानी और अंतिम उपन्यास है सीताराम। ये अन्य उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी के थे। एक बार प्रश्न पूछा गया था मांझा प्रवास के बारे में। मांझा प्रवास आखिर है क्या? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उससे ठीक पहले की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। विष्णु भट्ट गोडसे अपने चाचा के साथ, भाई नहीं है सॉरी, 1857 में विष्णु भट्ट गोडसे ने अपने चाचा के साथ वर्षाई महाराष्ट्र का एक वर्षा स्थल है, वहाँ से उत्तरी भारत के लिए यात्रा शुरू की थी कि उत्तरी भारत में आखिर क्या घटित हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है। इस यात्रा के अनुभवों के वर्णन को गोडसे ने इस मांझा प्रवास में लिखा है। 1857 में लिखा। यात्रा में कुछ सिपाहियों ने, जब ये यात्रा कर रहे थे, कहाँ की यात्रा की? झांसी, ग्वालियर, धार, उज्जैन, यहाँ की यात्राएं की थी इन्होंने। तो कुछ सिपाहियों ने इनको रोका कि आगे मत जाइए। जब इन्होंने घुमाकर उनसे पूछा कि क्यों, तो सिपाहियों का जवाब था कि वापस लौट जाओ, क्योंकि 3 दिन बाद कोहराम होने वाला है। इसका मतलब है कि उन सिपाहियों को पता था कि 3 दिन बाद क्रांति होगी। अर्थात 1857 की क्रांति एक सोची समझी क्रांति थी। तो ये प्रमाण मिलता है एक प्रकार से मांझा प्रवास में। यह इस बात का प्रमाण है कि 1857 की क्रांति पूर्व नियोजित थी। घर बायरे, ये शब्द मैं बोल रहा हूँ, ये परीक्षा में पूछे शब्द हैं दोस्तों, तो ज़्यादा ऐसा मत सोचना कि ये कहाँ से क्या कुछ लिख रहे हैं। सिर्फ पढ़ते जाओ, सुनते जाओ। घुमा फिरा के प्रश्न यहाँ से पुटअप होंगे। घर बायरे रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है, जिसमें उसने 1905 के स्वदेशी आंदोलन के समय देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास किया, और इसका मुख्य पात्र निखिल है। कई बार पात्र के बारे में पूछ लेते हैं कि इस उपन्यास का, घर बायरे उपन्यास का मुख्य पात्र कौन था? निखिल। और इसमें क्या लिखा गया? तो बंग विभाजन के खिलाफ जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था बंगाल में, तो वहाँ कई इसका फ़ायदा उठाने वाले लोग भी थे,
जिनको देश से कोई मतलब नहीं है, वे परिस्थितियों से किसी प्रकार से धन को लूटना और अन्य व्यक्तियों जो उनके साथ नहीं थे या कोई दुश्मनी थी उनको उनसे दुश्मनी निकालना, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। उन्हीं को केंद्रित रखते हुए कि देशभक्ति ठीक है, लेकिन उनसे बढ़कर मानवता है, यानी मानवता को शर्मसार करने वाली चाहे चोरी है चाहे कोई भ्रष्टाचार है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये इस घर बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने उस समय समझाया था। रविंद्रनाथ टैगोर की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनको हम 3 प्रकार से विभाजित कर लेते हैं: उपन्यास, कविता और नाटक। उपन्यास कौन कौन से थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने राजर्षि, चौखेर वाली, नौका डूबी, गोरा और घर बायरे ये उपन्यास लिखे थे। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसी प्रकार कविता लिखी, सोनार तरी, चित्रा, क्षणिका, गीतांजलि, कल्पना ये कविताएं लिखी थी। और दोस्तों गीतांजलि 1913 ईस्वी का जो विश्व का संसार का सबसे बड़ा साहित्य का नोबेल पुरस्कार होता है उसको प्राप्त करने वाली कविता भी साबित हुई। गीतांजलि को 1913 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये गीतांजलि कविता भी रविंद्रनाथ टैगोर की। तथा नाटकों में मुक्तधार, नटीर पूजा, प्रायश्चित, चित्रानंदा तथा डाकघर ये इनके मुख्य नाटकें थी। इनके बाद आते हैं हम वी.डी. सावरकर की ओर। वी.डी. अर्थात विनायक दामोदर दास सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। तो वी.डी. फुल फॉर्म समझ गए? महाराष्ट्र के थे ये भी। 1899 ईस्वी में इन्होंने मित्र मेला नामक संस्था की शुरुआत की और यही मित्र मेला संस्था है ये 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था बनी। अभिनव भारत मित्र मेला से ही बनी थी। ये अभिनव भारत मित्र मेला वी.डी. सावरकर ये बहुत बार प्रश्न आते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा क्या लोग थे, वो कितने महान थे। एक एक नाम कभी हम अलग से इनके बारे में समझेंगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा छात्रवृत्ति दिए जाने पर बैरिस्ट्री करने 1906 में इंग्लैंड गए। कौन? वी.डी. सावरकर। मनी प्रॉब्लम होती थी, आज भी होती है, पहले भी होती थी। तो जब ये बैरिस्ट्री करने इंग्लैंड जा रहे थे तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इनको छात्रवृत्ति दी थी। कौन थे श्यामजी कृष्ण वर्मा? आगे पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के लिए मराठी भाषा में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें पहली बार वी.डी. सावरकर ने लिखा कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी किसे? 1857 की क्रांति को। इसे दोबारा पढ़िए। 1857 की क्रांति के लिए इन्होंने कहा था कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति। इससे पहले किसी ने नहीं लिखा, सबसे पहले वी.डी. सावरकर ने लिखा था। अर्थात 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करने वाले कौन थे? वी.डी. सावरकर। श्यामजी कृष्ण वर्मा ये हमारे राजस्थान से बिलोंग करते थे। 1905 ईस्वी में लंदन में इन्होंने क्या किया? इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसे इंडिया हाउस भी कहा जाता था, की स्थापना की। कब? 1905 में। कहाँ? लंदन, जो इंग्लैंड की राजधानी, वहाँ अंग्रेज़ों के गढ़ में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। जिससे जुड़े प्रमुख क्रांतिकारी कौन कौन थे? अन्य बहुत से थे, लेकिन हम प्रमुख हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। वी.डी. सावरकर अभी पीछे पढ़ा है हमने, लाला हरदयाल, मदन लाल धिंगरा, जिन्होंने वहाँ रहते हुए बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया था, आदि शामिल थे। इन्होंने इंडिया सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्र भी निकाला था। दोस्तों किन्होंने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। फिर
गदर पार्टी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। 1913 में मुख्य तो बस यही आता है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। 1913 में ये जितने भी शब्द हम पढ़ के आए हैं पढ़ रहे हैं इनमें मुख्य है, बस इनका थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर लो आखिर है क्या, बस फिर प्रश्न चाहे किसी प्रकार से एग्जामिनर घुमा कर दे दे हम उत्तर आराम से दे देंगे। तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई पोर्टलैंड में। कहाँ पर? पोर्टलैंड में हिंदी एसोसिएशन की स्थापना की थी। गदर पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, कौन कौन थे ये भी हम पढ़ेंगे। तो हिंदी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? काशीराम, भाई परमानंद और सोन सिंह भाखना। काशीराम, भाई परमानंद, सोन सिंह भाखना तथा अरनाम सिंह द्वारा हिंदी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? पोर्टलैंड में, ये अमेरिका में है। यही संस्था कौन सी? हिंदी एसोसिएशन, यही आगे चलकर हिंदुस्तान गदर पार्टी बनी थी दोस्तों। इसके पहले अध्यक्ष सोन सिंह भाखना थे, जबकि पहले महासचिव लाला हरदयाल और कोषाध्यक्ष काशीराम बने। इस संस्था ने 1857 की समर्थी में, हालांकि 1913 और 1918 बहुत गैप है बीच में, लेकिन 1857 की क्रांति को याद करते हुए उनकी समर्थी में हमारे देशभक्तों ने किस प्रकार बलिदान किया उस समय, तो उनकी याददाश्त में एक गदर नामक अखबार निकाला था अमेरिका से। सोन सिंह भाखना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। ऊपर देखो हिंदी एसोसिएशन है, एसोसिएशन का मतलब संगठन, और यहाँ संगठन या संघ, और यहाँ है हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। हिंद हिंदुओं का एसोसिएशन, संघ ऑफ अमेरिका, अमेरिका के जो हिंदू थे हिंद उनका एक संघ। किसने स्थापना की? सोन सिंह भाखना ने। और आगे चलकर यही गदर आंदोलन बना। ये संघ था, यही आगे चलकर एक महान गदर क्रांति करने वाला आंदोलन बना। इस आंदोलन का संचालन सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका का यही शहर है, वहाँ सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम बनाया गया था हिंदुओं के द्वारा, वहाँ से होता था। गदर आंदोलन है, इसका संचालन सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम था, वहाँ से संचालन होता था। गदर कार्यकर्ताओं ने रास बिहारी बोस को अपना नेता चुना। ये रास बिहारी बोस उस समय के बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, लेकिन 1915 के आते सरकार ने इस गदर आंदोलन को कुचल दिया था दोस्तों। लेकिन इसने अपना काम इतने समय तक किया, काफ़ी अच्छे ढंग से किया। रानी गिंडाल्यू, ये नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से पुकारी जाती हैं। भारत की जिस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई याद की जाती है उसी प्रकार से नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई किन्हें पुकारा जाता है? रानी गिंडाल्यू। और चेराचमदिनल्यू देवी का अवतार, ये एक महान देवी है नागालैंड की। कौन? चेराचमदिनल्यू एक महान देवी है, उसका अवतार भी मानते हैं रानी गिंडाल्यू को। नागा नेता जदोनांग, ये कई तो कहते हैं इनके भाई थे, कई कहते हैं इनके चाचा थे, तो जो भी हो, लेकिन नागा जाति का महान नेता जदोनांग हुआ करते थे। तो उनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, एरका आंदोलन, उसमें शामिल हुई रानी गिंडाल्यू। मात्र 13 वर्ष की आयु में भाग लिया। फिर महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। उसमें भाग लेने के कारण ये 1932 ईस्वी में गिरफ्तार कर ली गई और तब से लेकर 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तब तक ये जेल में ही रही, अर्थात भारत के आज़ाद होने तक ये जेल में रही। इसी पीरियड में अर्थात 1937 में जवाहरलाल नेहरू
एक बार जेल में इनसे मिलने गए थे शिलोंग में। कौन सी जेल में थी? शिलोंग जेल में। और वहाँ मुलाकात करने के लिए जवाहरलाल नेहरू उनके पास गए और मुलाकात करने के बाद इनको एक उपाधि दी। कौन सी? रानी की उपाधि। तो रानी की डांडलू को रानी की उपाधि किसके द्वारा दी गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 1937 में। कौन सी जेल में मिले थे? शिलोंग जेल में। और ये एरका आंदोलन में कितने वर्ष की आयु में या कितनी आयु में शामिल हुई? 13 वर्ष की आयु में। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा याद रख लो। महात्मा गांधी का साहित्य में योगदान, हम महात्मा गांधी के बारे में बचपन से पढ़ते हैं, याद करते हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी इनका साहित्य में किस प्रकार से योगदान है, अन्य बातें एक बार दूसरी साइड में रख देते हैं। तो साहित्य जो लेखनी कला थी उसमें किस प्रकार इनका योगदान है। सबसे पहले तो यही प्रश्न आता है बहुत बार कि इनकी आत्मकथा का नाम क्या है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इस नाम से। और ये किस भाषा में लिखी थी? गुजराती भाषा में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किस भाषा में लिखी? गुजराती में। फिर इनका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो अनुवाद के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? महादेव देसाई ने। गांधी जी के सचिव हुआ करते थे महादेव देसाई, तो इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसी प्रकार हिंदी में अनुवाद किसने किया? काशीनाथ त्रिवेदी। इन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग का हिंदी में अनुवाद किया। गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें, वो तो आत्मकथा, अन्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं? हिंद स्वराज, ये गुजराती में लिखी हुई है। सत्य के साथ है मेरे प्रयोग, हालांकि आत्मकथा है लेकिन है तो पुस्तक है, ये भी गुजराती में लिखी हुई, अभी पढ़ा है हमने। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, ये भी एक पुस्तिका है। गीता पदार्थ कोश, कहते हैं कि गांधी जी हमेशा अपने पास गीता रखते थे, तो उसी पर आधारित गीता पदार्थ कोश नामक एक पुस्तक लिख डाली। ये गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें हैं। अन्य भी बहुत से पुस्तकें लिखी थी लेकिन मुख्य मुख्य हमने चर्चा कर ली है। और पुस्तकों के अलावा इन्होंने पत्रिकाएं भी निकाली थी, समाचार पत्र, अखबार निकाले थे। मुख्य कौन से थे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये अखबार इंडियन ओपिनियन आता है, अंग्रेजी में निकाला था। किसने? गांधी जी ने। इंडियन ओपिनियन अखबार किसने निकाला? गांधी जी ने। यंग इंडिया, ये भी अंग्रेजी में निकाला गया अखबार है। किनके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ये अखबार बहुत पूछते हैं। नवजीवन, ये हिंदी में निकाला गया अखबार है। हरिजन, हरिजन शब्द पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने हरिजन शब्द पर काफ़ी काम किया। और पत्र लिखना चाहे अन्य कोई गतिविधियां करना, ये 3 भाषाओं में प्रकाशित होता था अखबार हरिजन नाम से। एक तो हरिजन सीधा अंग्रेजी में, दूसरा हरिजन सेवक, ये हिंदी में होता था, और तीसरा हरिजन बंधु, ये गुजराती में। 3 भाषाएं कौन कौन सी आ गई? अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती। अंग्रेजी में तो हरिजन नाम से, हिंदी में हरिजन सेवक नाम से, और गुजराती में हरिजन बंधु के नाम से। गांधी जी ने जॉन रस्किन की रचना अनटू दिस लास्ट का गुजराती में अनुवाद किया। ये अनटू दिस लास्ट है, ये गांधी जी की बहुत ही प्रिय पुस्तक मानी जाती है। ये जॉन रस्किन से बहुत प्रभावित थे। प्रश्न ऐसे ही पूछ लेते हैं, किन से प्रभावित थे जॉन रस्किन से? सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पुस्तक ने डाला? अनटू दिस लास्ट। गांधी जी ने जॉन रस्किन की रचना अनटू दिस लास्ट का गुजराती में अनुवाद किया तथा इस रचना से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे। इस प्रकार दोस्तों हम मुख्य मुख्य व्यक्तित्व के बारे में इस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इसी प्रकार एक अगला वीडियो लेकर आएंगे। अगर किसी प्रकार की कमी लगती है, कोई आपको बात करनी होती है, तो कमेंट में लिख दिया करो, ऐसे हमें पता नहीं चलता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो करना दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।